हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम टेस्ट की रिवीजन करने वाले हैं फिर से। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको हेलो एल्केन वाले लेसन से ही दिया हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है यहाँ। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हटेगा और हेलोजन हटेगा, है ना। तो सबसे पहले ये आपको हेलोजन दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन है। यहां से हाइड्रोजन हट सकता है या यहां से हाइड्रोजन हट सकता है। इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, इधर से जाएगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक प्रोडक्ट ये रहा, दोनों के बीच में सेंटर वाला डबल बॉन्ड बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट मेजर वाला तो ये ऊपर वाला ही रहेगा ना। हाँ, क्यों रहेगा, रीजन बता सकते हो? ज्यादा स्टेबल है, क्या ज्यादा स्टेबल है। दोनों मतलब दोनों कार्बन जो है बॉन्ड के आसपास वाले दोनों को इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। तो मतलब मेजर ये रहेगा। इसके बाद में एक प्रोसेस और आती है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या बनता है, उसमें ना डबल बॉन्ड की तरफ मतलब 3 का ऑक्सीजन लग जाता है और एक ऑक्सीजन तो चला ही जाता है, बाकी दोनों ऑक्सीजन एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। यहाँ पर दोनों क्या बन रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहे हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो दोनों एल्डिहाइड ये वाले बनेंगे। प्रोडक्ट को ध्यान से याद रख लेना। और अगर हम इसे ले रहे हैं, ठीक है, तो एक ये एल्डिहाइड बनेगा, एक ये एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ कीटोन कोई नहीं बन रहा। लाइक दैट सिमिलर क्वेश्चंस विल बी इन योर एग्जाम। ध्यान रख लेना, मैं एग्जाम के हिसाब से कुछ चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें जरूर याद रखना। पेपर में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ओजोनोलाइसिस देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किसी दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। इसलिए जोड़ तोड़ करके ही हम ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं कि आपको याद रहे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके सामने। H इंटू न्यू ब्रोमीन, ब्रोमीन की फोटोन की लाइट की प्रेजेंस के अंदर ब्रोमीन को दिया जा रहा है इस मॉलिक्यूल को। तो ब्रोमीन कहाँ लगता है, ब्रोमीन किस प्रोसेस से लगता है पता है? फ्री रेडिकल वाला है ना सर, ना। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। तो अगर मैं फ्री रेडिकल बनाता हूँ इसका, तो देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना दिया, CH3 CH3। तो फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है भाई? 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल वाला सर, है ना। तो यहाँ पर 3 वाला जो है वहीं पर ब्रोमीन जुड़ने वाला है, दैट इज इट। तो ये ध्यान रख लेना, फ्री रेडिकल भी सेम टू सेम 1 डिग्री। मान लो कि यहाँ पर आपके पास में एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है, CH2, ये 1 डिग्री है। दूसरा एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, CH, इसके साथ CH3 लगा हुआ है, और एक और H लगेगा क्या? 2 3 नहीं, ठीक है, ये 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल है, ठीक है, और ऊपर वाला 3 डिग्री वाला है, दिस वन इज 3 डिग्री। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, और फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, पता है सबको, है ना। गुड मॉर्निंग बेटा। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, ध्यान रखना। यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता। एक्सेप्ट करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मतलब Br टूट के लग जाएगा सीधा। साफ बोलो बेटा, सुनाई नहीं दिया सर, इसमें Br टूट के लग जाएगा ना सीधा, जैसे Cl लगता है और पैरा पे, ठीक है। हेलोजिनेशन। अभी देखिए टाउलिन है, टाउलिन को अगर हम हेलोजन दे रहे हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? अभी FeCl3 बिल्कुल वो AlCl3 जैसा ही विडल-क्राफ्ट रिएक्शन वाला ही काम करता है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर ये जुड़ेगा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है। ये पैरा वाला तो मेजर होगा ना? हाँ, ये होगा मेजर। अब मुझे कोई ये बता सकता है ऑर्थो ये मेजर है ये माइनर है? माइनर है ना। इसका मैकेनिज्म आता है सबको? यस सर। कैसे होता है ना। बस अब ये मेजर है और ये माइनर है, दोनों के अंदर क्या जुड़ रहा है? FeCl3 के हिसाब से कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इसको FeCl3 की बजाय अगर मैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन दूं, तो क्या होने वाला है? डायरेक्ट हेलोजिनेशन मतलब सीधा H इंटू न्यू के फॉर्म में, तब भी सेम H इंटू न्यू की फॉर्म में डायरेक्ट अगर हेलोजन देता हूं मैं इसको, जैसे ब्रोमीन डायरेक्ट है ना, जैसे ब्रोमीन डायरेक्ट मिल रहा है, तब क्या होने वाला है?
बता सकता है कोई? अगर एक्सेस मतलब दोनों शायद जुड़ जाए, मतलब एक ही पे हाइपर कंजुगेशन होगा। चलो मैं 1 मिनट रुको, मैं सर मॉलिक्यूल बना दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएंगे। रुकिए, मैं मॉलिक्यूल बना के ऑर्थो नहीं, दोनों मतलब ऑर्थो या पैरा किसी पे मतलब यहाँ पर दोनों ब्रोमीन पे ही लग जोड़ जाए रहा हूँ मैं, ठीक है, और H सिट्रिक एसिड बनता है। इसकी प्रेजेंस में जोड़ रहा हूँ। अब बताओ क्या होने वाला? हाँ, तो सर रिएक्शन आई थिंक दोनों नहीं होगी, क्या रिएक्शन नहीं होगी शायद। नहीं, यू आर रॉन्ग। देखिए ध्यान देना अब इस बात पर। सर सेम रिएक्शन हो दोनों जाएगी जो शायद से। रिएक्शन दोनों बेटा, जो सुनो 1 मिनट। हमने पीछे एक रिएक्शन की है भाई, ये वाली रिएक्शन आप लोग भूल गए क्या? यहाँ पर क्या हो सर रहा है? स्टेबल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला फ्री रेडिकल बनेगा, और उसके बाद में ब्रोमीन वहां पे चिपक जाएगा। इस रिएक्शन में आप लोग इतना क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन आ गया इसलिए। भाई कार्बन की चेन तो यहाँ भी है ना, इसके ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा और ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। यस और नॉट? यस सर। वहां पे या फिर वो जहाँ पे मतलब बॉन्ड बना हुआ है सी का वहां पे? चलो क्योंकि वो सुनो, एक सबसे और ज्यादा रिएक्शन स्टेबल याद जगह है करवाता ना। हूँ, ध्यान देना इस रिएक्शन पर, जरा ध्यान देना। CH4 प्लस क्लोरीन H इंटू न्यू की प्रेजेंस में क्या होता है? इसमें CH3 भी बनता है, CCl4 भी बनता है, और सर Cl एक्सेस में होना चाहिए। Cl2 भी बनता है, CH और 3Cl भी बनता है। यस, ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, यस सर। है ना? तो फिर यहाँ पर आप लोग कैसे भूल गए भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यही सर यहाँ पे सीधा, सर यहाँ पे ना वो लग रहा था, मतलब बुक में पढ़ा था एनसीईआरटी में कि जो CH3 होता है वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। तो Br जैसी टूटेगा वो पॉजिटिव चार्ज की तलाश में जाएगा ना सर, तो इसी वजह से बोला। सर फिर इस ऊपर वाले में भी जैसे इसमें बना है तो CH2Br2 भी बन सकता है। मतलब 1 मिनट बेटा, एक एक करके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो Br जो है वो। लेकिन यशवीर बेटा सुनो, मान लिया आपकी बात, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला मैकेनिज्म नहीं चलेगा, उसका कोई एक्टिवेशन होगा ही नहीं, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहा हूँ। फ्री रेडिकल, यहाँ आपको ये फ्री रेडिकल के हिसाब से बनाना। फ्री रेडिकल तो हाइड्रोजन यहाँ से फ्री रेडिकल बनाएगा ना। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल क्या करता है? चलो सबसे पहले H इंटू न्यू ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनाता है। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल क्या करता है? तो अब वो मैं बताता हूँ। देखिए इसका मैकेनिज्म ध्यान करते हैं, इसलिए कुछ चीजों के अगर मैकेनिज्म आते हो तो हमें वो ईजी हो जाता है काम। ध्यान देना, और इन चीजों को, छोटी चीजों को याद रखिएगा। यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम ऑर्गेनिक करते हैं तो कुछ चीजें मिस हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यहाँ देखो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्री रेडिकल ब्रोमीन क्या करता है? ये हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट करता है बेटा, जिससे क्या होगा? तो यहां से मैं इसको सिंपली एक हाइड्रोजन को हटा सकता हूं और हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल H के फ्री रेडिकल से बॉन्ड बना लेता है, HBr यहां पर बन रहा है। दूसरा एक और जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल था वो इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। समझ में आया? सेम फिर से वही होने वाला है, फिर से यही प्रोसेस होगी। यहाँ पर एक और H हटेगा, फिर से Br जुड़ेगा, फिर एक और H हटेगा, फिर से Br। ये फ्री रेडिकल साइड प्रोडक्ट में HBr निकलेगा इसमें। हाँ, फ्री रेडिकल के प्रोसेस के हिसाब से ही ये बनता है। दैट इज व्हाई फ्री रेडिकल हो रहा है तो ये H उड़ेगा, यहाँ से ये H जाएगा और ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा। सीधी बात, समझ में आया? यस वाले केस में क्या होता है? सर ऊपर ये वाले तो तब हुआ ना जब Br एक्सेस में था, अगर ये टॉलिन एक्सेस में हो गया तो? अगर टॉलिन एक्सेस में होगा तब भी बेटा फ्री रेडिकल तो H इंटू न्यू Br2 का ही बनेगा। तो सर एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना तब? हाँ फिर एक ही बनेगा। हाँ ये सही है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटकर सिर्फ एक ही Br जुड़ेगा फिर, ठीक है। पर अभी हम 3 भी जोड़ सकते हैं, मतलब हाँ तीनों एक्सेस में है। यस, अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी देखो टॉलिन के साथ में तीनों हाइड्रोजन हटा दो और आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए Br3, CBr3। क्लियर है? यस सर। ये फ्री रेडिकल हो रहा है। और ये देखो ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ से आप कंफ्यूजन होगा ना कि यहाँ पर भी Br2 है, FeCl3 लगा दिया। FeCl3 की जगह अगर मैं AlCl3 लगाऊं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि AlCl3 के बारे में हमने पढ़ रखा है। AlCl3 क्या करता है?
AlCl3 ये क्या करता है, ब्रोमीन ब्रोमीन के एक बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, यानी कि ये बनेगा ब्रोमीन, एल्यूमिनियम के पास में एक ऑर्बिटल खाली होता है Cl3, तो एल्यूमिनियम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और एक ये जो ब्रोमीन बचेगा, ब्रोमीन का पॉजिटिव आयन बचेगा। यहाँ पर पॉजिटिव आयन बेंजीन पर अटैक कर रहा है, तो वो तो बेंजीन पर अटैक करेगा जहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, और CH3 क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा या पैरा पर, तो इसलिए इसके Br पॉजिटिव को ऑर्थो या पैरा पर जुड़ने के चांसेस आ गए। समझ में आ गया सबको? ठीक है सर, है ना? सर आ गया। अब देखिए दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर तो फ्री रेडिकल बन रहा है ब्रोमीन का, फ्री रेडिकल तो ब्रोमीन का, यहाँ इस बेंजीन की हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल बनाने की हिम्मत नहीं है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होती है और ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये इस CH3 पर ही अटैक कर सकता है, तो इसलिए ये ऐसा बनेगा। समझ में आया भाई सबको? यस यस सर। सर। डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो इस डिफरेंस को ध्यान से करना। H/nu दिया होता है तो कार्बन की चेन पर अटैक होता है, और अगर उसी के साथ FeCl3 या AlCl3 दिया होता है तो बेंजीन की चेन पर अटैक होता है। अटैकिंग पावर भी आपको पता होनी चाहिए कौन कहाँ करता है। क्लियर है सबको अब? यस सर। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑर्गेनिक का जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। ऑर्गेनिक तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल लेवल के होंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन होते हैं डेफिनेटली, तो वो मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग उसको कितना डीप तक जाते हैं, है ना। वरना अगर वो टिपिकल लेवल में करवाऊंगा तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने वाली बात है, जो कि हम नहीं करवाने वाले आपको, या फिर भाई अगर मैं उससे मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि वैसा क्वेश्चन शायद फिर भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर तो कर लेंगे, तो प्रैक्टिस आपके ऊपर है। 2-3 क्वेश्चन छोड़े भी जा सकते हैं, कोई खास बात नहीं होती है पेपर में, है ना। ओवरऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे, सिंपल लेवल के ही हैं, बस थोड़ा सा डीपली मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर कर लो बस। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, लगभग सारा आपका आ जाएगा, और बाकी जो आपको आता है वो तो है ही। अब देखो भाई, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में एक बात करते हैं। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट? पहले तो मेरे को ये बता दो, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट, मतलब जैसे अगर हमने AgCl या फिर कोई सॉलिड डाला, NaCl डाला, है ना, रॉक फॉर्म में AgCl डाला, डालते हैं, चलो AgCl डालते हैं, ठीक है, Ag पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बना, रिएक्शन लिख दी मैंने। ये जो Ag और Cl है ना, ये KSP बराबर Ag की कंसंट्रेशन इंटू Cl की कंसंट्रेशन, बस, क्योंकि यही मतलब यही टूटे हैं और यही पानी में घुलेंगे, सॉल्यूबल होंगे। सर इनडायरेक्ट बोले तो Ag और Cl की कंसंट्रेशन जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हो, उसके प्रोडक्ट को सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। सैचुरेटेड में हो, ठीक है, यस, ये एक वर्ड था जो मिस कर रहे थे आप, याद रहेगा बेटा? यस सर। यशवीर, है ना। अब एक चीज बताओ, आयनिक प्रोडक्ट क्या होती है? किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही हो। सैचुरेटेड को छोड़ के उसके अलावा आयनिक प्रोडक्ट। अब जरा ना बाकी के स्टूडेंट ध्यान देना, मैं क्या लिख रहा हूँ उसको जरा सा सोच लो, आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कभी नहीं भूलोगे। QC की तरह है ना ये तो, आयनिक प्रोडक्ट जैसे हम KC और QC लिखते हैं, तो QC की तरह आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब देखो, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आयंस की मल्टीप्लाई। जब किसी सॉल्यूशन में कोई साल्ट डालते हैं, वो 100% डिसोशिएट नहीं होता, हमें पता। हम जो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं वो कभी भी 100% डिसोशिएशन नहीं होती इक्विलिब्रियम, वरना फिर इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं रह जाएगा। वो क्या, कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? स्टैटिक हो गया वो तो। हमें तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम से मतलब होता है, ये पता है सबको। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब रुक गया। नमक घोल दिया पानी में आपने, NaCl पूरा का पूरा घुल गया। अब घुल गया, वो वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तो हो ही नहीं रही। तो यानी ये भी इक्विलिब्रियम है, जो जहां था वहीं रुक गया, पोजीशन वहीं रुक गई, लेकिन कुछ चल नहीं रहा है, जो जैसा था वैसा पड़ा है चुपचाप। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक, रुका हुआ इक्विलिब्रियम। लेकिन रुके हुए इक्विलिब्रियम पर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, सीधी बात है ना। हम जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सारी टेंशन जो इक्विलिब्रियम ने दिया, आयनिक इक्विलिब्रियम ने दिया, वो दी है चलते हुए इक्विलिब्रियम पर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक तभी हो सकता है जब कुछ टूटे कुछ ना टूटे। तो उधर से कुछ टूट रहा होगा, इधर से जो टूटे हुए हैं वो वापस जुड़ रहे होंगे। जैसे ये AgCl मान लो 10 मॉलिक्यूल थे,
10 में से मान के चलो 2 मॉलिक्यूल टूट गए, तो 2 Ag और 2 Cl तो टूट गए, और बाकी के 8 AgCl ऐसे के ऐसे सॉल्यूशन में पड़े हैं। तो क्या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं, ये टूटेंगे। इनमें से एक मॉलिक्यूल टूट जाएगा और इन दोनों में से एक मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, और ये लगातार ऐसा करते रहेंगे। AgCl का काम है टूटना, तो वो तो टूटता ही रहेगा, और साथ में जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है वो अगर पास आ गए तो वो जुड़ जाएंगे। तो उधर से टूट रहे हैं, उधर से जुड़ रहे हैं, तो एक ना स्टेज आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे कि अब रुक गया है सिस्टम, जितने टूट रहे हैं उतने ही वापस जुड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो चल रहा है लगातार, रुका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पोजीशन में फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कंसंट्रेशन उतनी है लेकिन इक्विलिब्रियम लगातार चल रहा है, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें जुड़ रही हैं, तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? अब इक्विलिब्रियम में मैं बोल रहा हूँ आयनिक प्रोडक्ट, तो जो लेस सोल्यूबल साल्ट है, डेफिनेट है 100% सोल्यूबल हो गया तो फिर तो कहानी खत्म, वो तो स्टैटिक बन जाएगा। तो जो सेपरेटली सोल्यूबल है या बहुत कम सोल्यूबल है, जो डिसोसिएशन जिनका कम होता है, वो वाले साल्ट, उनके आयंस की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आयन की, उनकी जो प्रोडक्ट होती है आयंस की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है सबको ये बात? है ना? अब दूसरी बात लो, अब ये तो AgCl की आयनिक प्रोडक्ट हो गई। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है सोल्यूबल कोई चीज कितना हो सकती है। पानी में चीनी कितनी घुल सकती है? 300-350 ग्राम 1 लीटर में घुल जाती है, इससे ज्यादा नहीं घुलेगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कंडीशनें सेम रखनी है, ये नहीं कि आप टेम्परेचर बदल दोगे तो सोल्यूबिलिटी बदल जाएगी। तो यानी AgCl पानी में कितना घुल सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, AgCl पानी में कितना घुल सकता है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम घुलने के बाद जो उसके आयनिक प्रोडक्ट है वही उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। जितना वो इसका मतलब सैचुरेटेड का मतलब जितना घुलना है उतना घुल गया, और अब उसके आयंस की प्रोडक्ट को ही सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो। क्लियर है सबको? तो आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आयनिक प्रोडक्ट तब होती है जब वो सैचुरेटेड ना हो। अब बात करते हैं क्या ये इतना सिंपल है? ये सिंपल तो इतना ही है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वैसा नहीं कि सीधा कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई कर दो, नो, यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। मान लो ये A है, ये B है, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना? 1 ही है। क्लियर है भाई? तो यानी ये तो 1-1 रहेंगे, लेकिन एक और ट्विस्ट है अब इसके अंदर। कंसंट्रेशन तो कर दिया, अब देखो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है MgBr2 का। सर आयनिक वाले में नहीं करनी होती मतलब कंसंट्रेशन को, वो जो कोफिशिएंट सेम दोनों सेम बेटा, दोनों सेम। बस फर्क क्या है? आयनिक प्रोडक्ट में हम कंसंट्रेशन उसमें भी होती है, दोनों में सेम है, दोनों चीजें सेम है, बट जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है मतलब मैक्सिमम जितना घुल गया, उसके बाद जब आप आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं उसको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। मैक्सिमम घुलने से पहले या घुलने के बाद जैसा भी लगा लो, उस टाइम पर अगर आयनिक प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसको सिर्फ आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ पे 2Br लिखा है, तो ऐसे 2Br यानी एक मिनट पहले मैं एक आंसर, यानी कि इसका मतलब ये समझिए, आयनिक प्रोडक्ट जब किसी चीज की मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं घुल सकता वो पर्टिकुलर कंडीशंस पर, जब मैक्सिमम होती है आयनिक प्रोडक्ट, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। गॉट इट? कि इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। ठीक है ना? ठीक है पुष्पा बेटा? सर दीपिका ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यानी आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एक ही बात है, उसको टेंशन नहीं लेने का। बस इतना है कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम तब निकालते हैं जब सैचुरेटेड हो सॉल्यूशन। आयनिक प्रोडक्ट सैचुरेशन के अलावा जब भी जो भी आयनिक प्रोडक्ट होगी वो आयनिक प्रोडक्ट ही कहलाएगी। अब यहाँ देखिए, तो सिर्फ इतना नहीं है कि हम इसकी पावर 2 कर देते हैं, साथ में एक और ट्विस्ट है, इसकी कंसंट्रेशन डबल है या नहीं है? मुझे ये बताओ। जितना Mg बनेगा, Mg तो 1 बनेगा, तो ब्रोमीन तो 2 आयन अलग होंगे ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं तो मैग्नीशियम की पावर तो 1 है, ठीक है, इसकी पावर 1 है। ब्रोमीन की पावर 2 आएगी, ये भी ठीक है। ब्रोमीन नेगेटिव की पावर कितनी आने वाली है? ये 2 आने वाली है, क्योंकि ये इसके सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो मल्टीप्लाई बन जाते हैं इसके, है ना। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन भी तो डबल थी, यस और नॉट? यस सर। तो यानी ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा और 2 पावर भी बनेगी। जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीपल में भी आता है कंसंट्रेशन के, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल है, मैग्नीशियम और ब्रोमीन डबल है, और उसकी पावर भी बनती है। यस, क्लियर है सबको? यस सर।
Yes. Yes, अगर sir. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं क्या? देखिए अब जरा मैं उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे पूछूंगा। यहाँ पर एक और चीज बता देता हूं, तो यहाँ अगर मैं मान लो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को A मान लूं, ठीक है, मैग्नीशियम की अगर कंसंट्रेशन A है और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन भी फिर A होगी ना, यस और नॉट? क्योंकि मैग्नीशियम और ब्रोमीन को मैं एक एक मान रहा हूं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन के आगे 2 लगा हुआ था, 2 का स्क्वायर था, तो कितना हो गया? ये बन गया 4, ठीक है, और A का स्क्वायर। ये समझ में आया भाई? यस सर। यानी मैं किसी एक की कंसंट्रेशन जो सबसे छोटा है ना कंसंट्रेशन में, उसको मैंने A मान लिया, ठीक है। जनरली इसको S मानते हैं, A नहीं मानते। और दूसरे को क्या मान लिया मैंने? ब्रोमीन को मैंने, इसको भी मैं A मान लेता हूं, तो फिर इसके आगे 2 लगा होता और उसका स्क्वायर था, तो 2 दूना 4, 4 A का स्क्वायर बन गया। तो यहां से मैं टोटल ओवरऑल जोड़ूं तो मुझे ये पता लग जाएगा 4A क्यूब। ध्यान देना मल्टीप्लाई में ये A की पावर 1 4A का स्क्वायर, तो 4A का A से मल्टीप्लाई En का क्या होगा? पावर्स जुड़ जाएंगी, सर तो क्यूब हो जाएगा। यस सर। 3 हो गया, तो 4A की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे करके जुड़ेगा ये। समझ में आ गया भाई? है ना? अब जरा मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन है इसी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, ध्यान दे लेना, 2 क्वेश्चन है पेपर में, और इसको अब याद रहना चाहिए आपको। बहुत आसान चीज है, आई डोंट थिंक ये मुश्किल है। देखो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करता हूं, AlCl3, ठीक है, या कुछ और बात करें? कुछ और बात करते हैं ना, एल्यूमिनियम, चलो इसको भी ले लेते हैं, AlCl3, ठीक है। AlCl3 सपोज दैट कि ये कंप्लीट सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, ऐसा हम मान के चलेंगे कि कंप्लीट सोल्यूबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम शो कर दिया। यहां पर मैं दिखाऊंगा एल्यूमिनियम पावर 3 पॉजिटिव, सॉरी चार्ज है, और दूसरा कितना है? 3 क्लोरीन आएंगे जिस पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है भाई? तो मुझे अब इसका KSP बताइए जरा, कितना आएगा KSP? कंसंट्रेशन ऑफ Al की पावर 3 प्लस Al की और पावर 3 प्लस 3Cl नेगेटिव का एक क्यूब। आएगी और 3Cl सर 27A क्यूब जहाँ पे Al3 सर प्लस। यस सर। इसकी पावर यहाँ प्लस 3 नहीं भी होगा, बनेगी, ये वाली पावर, 27 की पावर 4 और बनेगा यहाँ सर 1 है, रिजल्ट। इसकी पावर 1 बनेगी, सर क्यूब बनेगी ठीक है। 27। तो अब अगर सुनिए, अब अगर मैं KSP इसको अगर मैं S मान लूं, जो जनरली S माना जाता है, ये S है कंसंट्रेशन, तो S की पावर 1, और मल्टीप्लाई में हमें पता है ये प्लस नहीं है, गलत दे दिया मैंने, है ना, मल्टीप्लाई। ये मल्टीपल होता है, ऊपर प्लस का साइन लगाते हैं, ये तो रिएक्शन के लिए लगा हुआ है, ये ध्यान रख लेना, ये जनरली गलतियां हो जाती है ना। तो इसके बाद मल्टीपल के अंदर आएगा 3 की पावर 3 थी, 3 3 जा 9 3 जा 27, और सर 27 A S क्यूब। मान लेता हूँ, S की पावर 3, यस यस सर। क्लोरीन की पावर 3 आ जाएगी, तो टोटल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा? 27 S की पावर 27 A 4। की पावर 4। S की पावर 4, ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो मुझे एक्सप्लेनेशन मत देना, मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ऐसा ही छोटा सा, डायरेक्ट आंसर चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करें। अमोनिया है, पेपर में इतने डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, बस क्या? मतलब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपने बताया है। मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सर पेपर में KSP दे रखा होगा और फिर ऐसा बना के निकालना पड़ेगा ना कुछ, हाँ इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको उसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू द क्वेश्चंस, ठीक है, मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, NH4 ट्वाइस, नहीं NH4 नहीं, Al2O3, ठीक है, सपोज Al2O3 जो है ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के अंदर टूट जाता है, ठीक है। सर आपने इधर इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगाया। एक मिनट बेटा, मैं ऑक्सीजन की जगह कुछ और ही लिखता हूँ इसको, ठीक है। ऐसा कौन सा है जिसकी वैलेंसी 2 है और वो सल्फेट ले लो SO4। ऑक्सीजन सल्फेट ले लेते हैं ना, S3, ठीक है, और यहाँ ये लीजिए, इसका मुझे सीधा सीधा इक्विलिब्रियम, मैं आपको यहाँ आयंस का चार्ज बता देता हूँ बस, ठीक है, और कुछ नहीं बता रहा मैं। सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, बाकी सब अपने आप आपको करना है, लास्ट में आंसर लिखो मुझे KSP क्या होगा, आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। सॉल्व कीजिए और आंसर चैट बॉक्स के अंदर लिख के दीजिए मुझे।
प्रणव ने आंसर लिखा है भाई, देखिए सही है क्या? वही मेरा भी आ रहा है सर। ठीक है, ए की पावर मत लिखिए उसे, एस की पावर लिखिए। जनरली जो सिंबल यूज होता है वो एस के लिए ही यूज होता है, ठीक है? तो एस की पावर ही लिखिए, एस सिंबल यूज होता है जो जनरली यूज होता है। ये तो मैंने आपको वैसे लिखा था कि कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है? देखिए इसमें क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम बनेंगे 2, ठीक है, सल्फर बनेंगे 3, और यहां पर जब इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लगाएंगे तो एल्यूमिनियम यानी एस, एल्यूमिनियम की जगह पर एस लिख रहा हूं 2s, और इसका क्या है, इसकी पावर 1 है, 3 नहीं है, ये तो 3 पॉजिटिव पे चार्ज है ना, ये अकेला इसकी पावर 1 बनेगी, सर 2 होगी, सर 2 होगी ना, होगी ना पावर में। अब दूसरा सल्फर, इसको वैसे एससी लिख रहे हैं, सल्फर का सिंबल भी एससी है, और ये 3s है, और इसकी पावर भी 3 आएगी, ये वाला 3 ऊपर जाएगा। ये चीज याद रखना, ये है एक्चुअल, ये वाला एग्जांपल आप एक्चुअल में याद रखोगे तो बाकी के एग्जांपल करने आपके लिए आसान हो जाते हैं। जनरली हम एग्जांपल करते हैं जिनकी पावर 1 होती है, और उससे फॉर्मूला कभी सही समझ में आता ही नहीं, जैसे ये वाला है, इससे कभी फॉर्मूला कभी सही समझ में नहीं आएगा कि ये ए की पावर ए है और ये बी है। अब ए और बी ना इसके आगे भी लगा होना चाहिए, यहाँ ए और बी लगा दूं मैं कि जो इसका कोफिशिएंट होता है वही पावर बनता है और वही इसके मल्टीपल में भी आता है, और फिर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सही आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर 2 दूना 4 का स्क्वायर है, मल्टीपल में 3 3 होती है, 27 का क्यूब है, ठीक है? तो 27 5 हो जाएंगे और 108 आएगा क्या? यस जीरो सर, टू दी पावर 5 ठीक है, और s की पावर 5 आ जाएगी, दैट्स इट। तो ये इस तरह से सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर ही होती है, सेपरेटली सोल्यूबल्स की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट भी निकाली जाती है, याद रख लेना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपने सुना होगा, व्हाट इज दैट? हाँ सर, KW जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, OH नेगेटिव आयन की यस कंसंट्रेशन सर, है ना, और इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो इनकी कंसंट्रेशन हमें पता है 10⁻⁷ होती है, दोनों की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर। 1 लीटर पानी में इतने मोल होते हैं H पॉजिटिव आयन के, OH भी उतना ही होता है, तो इसलिए KW कितना आता है, ये 10⁻⁻14 आता है KW। और अगर इसका PKW निकालेंगे तो अकेला PKW जो है वो 14 आ जाएगा, याद रख लेना, ठीक है? क्लियर है भाई सबको? तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसी को बोलते हैं। तो क्या ये सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल रहे हैं? देखो पानी में कुछ घुला ही नहीं है, तो आप उसको सैचुरेटेड कैसे बोल सकते हो? इसलिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सैचुरेटेड वाली यानी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ घुला ही नहीं है, अकेला पानी है। समझ में आ गया? तो थोड़ा थोड़ा ये कंफ्यूजिंग से मैटर कर जाते हैं कि हमें कुछ घुला होना चाहिए तभी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आती है, तो ऐसा पानी के केस में फिर आयनिक प्रोडक्ट ही निकलती है। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, ये एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एक एसिड दे रखा, ठीक है, वो इसमें टूटता है, इसका K1 हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? K1 क्या होता है? आयनिक कांस्टेंट होता है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने K1 निकाल लिया, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की पावर याद रखिएगा, जरूर लिखा कीजिए, वरना इसमें जनरली गलती होती है। आगे मैंने एक और एसिड दिया, ये भी सोचो वीक एसिड है, ठीक है, HA, H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनाता है, इसका मैंने K2 निकाल लिया, H पॉजिटिव A नेगेटिव और डिवाइड में आ गया HA। प्रोडक्ट, ये वाले प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक अलग रिएक्शन दे दी जो दोनों एसिड से मिलकर बनी है। A नेगेटिव यहां से उठाया, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से उठाया, ठीक है, और ये एरो करके HA बन रहा है, HA यहां से उठा लिया, और नेगेटिव आयन बन रहा है यहां से उठा लिया। इस तरह से मैंने एक अलग रिएक्शन दे दी, इसका मैंने K3 निकाल लिया, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। समझ में आ गया यहां तक सबको? यस सर K1 K2 K3 तीन अलग अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन मैंने तीसरी रिएक्शन दोनों एसिड्स को मिला के लिखी है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज हैपनिंग वो वैसा ही है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि K3 का क्या K1 और K2 से कोई लिंक है? अगर लिंक है तो ध्यान से सोचकर मुझे लिंक बताओगे, कितना सोच सकते हो आप? देखते हैं, सोचिए। और K2 से क्या लिंक? क्या यही पूछा है ना, K3 का K1 और K2 से क्या लिंक है ना? हाँ, K3 को इन टर्म ऑफ डिवाइड किया है,
इन टर्म ऑफ K1 एंड K2 की टर्म में लिखना है। समझ गए? सर K1 अपॉन K2 में K2 सर K1 अपॉन K2 होगा तभी तो ये तीनों मिलके बने हैं। हाँ तो देखिए भाई K3 इक्वल K1 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ K2 से तो K1 ये है, K2 ये है, इसको डिवाइड करूंगा तो H आ जाएगा ऊपर, H ऊपर आ गया, ठीक है, और H पॉजिटिव नीचे आ गया और A नेगेटिव नीचे आ गया। तो देखो H नेगेटिव से तो H पॉजिटिव कट जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या, HA और कार्बोक्सिलिक नेगेटिव आयन, तो कार्बोक्सिलिक नेगेटिव आयन और H और साथ में नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड और A नेगेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड और A नेगेटिव। समझ में आ गया? तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो K3 आ जाता है, सिंपल साफ। तो इनके डिवाइड से K3 बन गया। रिएक्शन से नहीं देख सकते? हाँ रिएक्शन से नहीं देख सकते, जैसे K1 में अगर माइनस कर दे K2 को तो K1 K2 को माइनस कर रहे हो आप? सर मतलब जो K2 है ना K2 के प्रोडक्ट में से, मतलब रिएक्शन में माइनस कर रहे हो सर, मतलब रिएक्शन में से रिएक्शन में माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा सर? दोबारा जैसे पहले सर नहीं होगा वैसे तो, अगर माइनस कर रहे हो तो जैसे यहाँ पे सर मतलब जो K3 वाली रिएक्शन है उसमें HA प्रोडक्ट बन रहा है। और मेरी बात सुनो, पहले मैं एक सिंपल चीज बताऊं, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 2, क्या दोनों का आंसर सेम आता है? नो सर। तो यहाँ पर आप अगर इसको माइनस कर रहे हो तो इम्पॉसिबल है बेटा कि आंसर सेम आ जाए, वहां पर तो हम डिवाइड कर रहे हैं। सर रिएक्शन माइनस कर रहा हूँ उससे, मतलब K वाले डिवाइड में आ जाते हैं ना। रिएक्शन माइनस कर रहे हो तो K डिवाइड में कैसे आ जाएगा? मतलब सर वो फॉर्मूला होता था ना कि रिएक्शन माइनस करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाते हैं, रिएक्शन ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो वाला लगा रहा है वो करके देखो आप, अगर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अब जरा एक और चीज बताता हूँ, यहाँ से मुझे एक और चीज याद आई है। मान लो आपके पास में कोई रिएक्शन है, सपोज H2 प्लस O2, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है और यहाँ पर आपके पास H2O बन रहा है। कितना H2O बनेगा भाई? 2 इसके आगे लगेगा, 2 इसके आगे लगेगा, ठीक है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब मान लो कि मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड, तो मेरे पास आता है H2 प्लस 1/2 O2, ठीक है, और यहाँ पर आता है H2O, ठीक है। तो पहले मान लो इसका K1 जो था, K है इस रिएक्शन का, वो है 5। अभी K की वैल्यू कितनी होगी? 5/2 √5 सर 5/2 5 की पावर 1/2 गलत 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2, यस, √5 अंडर रूट बन जाता है वो। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा वो, ठीक है, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, यानी 5 की पावर 1/2, 2 से डिवाइड किया तो 1/2 पावर हो गई। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो चलो 5 की पावर 1/3 5 की पावर 1/3 हो जाएगी। याद रख लेना, कहीं आप सिर्फ अंडर रूट को याद रख लो कि बस अंडर रूट कर देना है, नहीं, 5 की पावर 1/3 इसका मतलब 1/3 रूट निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट करते हैं, इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पर, एक मिनट, इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्चुअली, 6H2 प्लस 3O2 और यहाँ पर 6H2O। अब K अगर 5 था तो अब मुझे K की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 5 की पावर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्यूब बनेगा, तो 5 और 25 बन 125 ये K की वैल्यू 125 आ जाएगी। समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाए कि पहले मैंने क्या किया कि इसको 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ठीक है, जो बैलेंस इक्वेशन जिसका K दे रखा आपको, उसके बाद मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। अब बताइए मुझे आंसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो भी आपका आ रहा है वो आंसर बता सकते हैं? 5 की पावर 5/3 सर 5 की पावर 5/3 3 से पहले मैंने इसको क्या किया था, डिवाइड, तो 5 का 1/3 रूट हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को कितने से? 5 से सर 5 से। तो आप ये कह रहे हो इसके ऊपर पावर आ जाएगी? यस सर 5 पावर 5/3 आ जाएगा। हाँ वही पावर के ऊपर पावर तो 5/3 आ जाएगी, है ना? सही है? यस सर। ठीक यस है। सर
ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं करने की बजाय अगर मैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाल दूं कि मैंने पहले इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया और उसके बाद इसी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब के बताओ दोबारा बोलना। 5 की पावर 5। सब फिर से बोल दो एक बार। मल्टीप्लाई किया, 3 से बोल रहा डिवाइड हूं, किया बोल और फिर रहा हूं। 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए, मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी सबसे पहले इक्वेशन है इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद में फिर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे बताइए के क्या हुआ? अब भी आंसर सर समझ 3 से मल्टीप्लाई किया था। है ना, a की पावर c is equal to 5 की पावर 5/3। देखिए नहीं, सुनिए, पहले मैंने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा के। बाद में मैंने बोला कि इसी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 5/3। 5 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। सर इसकी पावर 5 की पावर 5 ये बनेगा के और यहाँ पर भी ये के बनेगा। ये दोनों अलग अलग के आएंगे क्योंकि मैंने एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसको पहले 3 से डिवाइड किया और जो इक्वेशन आई उसी इक्वेशन को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो उस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये इसकी पावर 5 बनेगा। ये समझ में आया? सर अगर फिर मतलब आपने ये दो अलग अलग के लिए बताया, अगर इसी को फिर वो पूछे इकट्ठा बताओ टोटल के कितना निकला तो ऐसा कुछ पूछेगा? हो सकता है, इकट्ठा भी बता सकते हो आप, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों का अलग अलग आ गया तो वो अलग अलग ही रहेगा, के की वैल्यू तो अलग रहेगी। लेकिन अगर वो कह रहा है कि पहले एक इक्वेशन को 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया तो के की वैल्यू आ गई 5 की पावर 1/3। अब इस वाली इक्वेशन को जिसकी पावर आ रही है ना 1/3, जिसको 3 से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इसकी पावर 5 बनेगी। तब ओवरऑल आएगा लास्ट में जो भी इक्वेशन मल्टीप्लाई डिवाइड से बनेगी। लेकिन अगर अलग अलग वाले में अलग अलग ही रहेंगे, अलग अलग ही रहेगा। यस बेटा, वो इकट्ठा कैसे हो सकता है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम के ऊपर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा मल्टीपल डिवाइड वाला 1/4 कर देता है, 1/3 कर देता है, फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं। अल्फा वगैरह निकालने वाले क्वेश्चंस है ना, ये आपके सॉल्यूशन वाले लेसन में भी आए थे, यहाँ पर भी है। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन की चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू दे रखी है 1.32 10⁻⁵। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन 0.05 इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है हमें, कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर लीटर, है ना, मोलर कंसंट्रेशन है। एंड ऑल्सो इट्स पीएच, और पीएच भी कैलकुलेट करना है, अल्फा भी बताना है, पीएच भी बताना है। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, तो अल्फा क्या होगा? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा ही होता है ना। इन HCl ऑल्सो, HCl में भी बतानी है, सॉरी, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन इतनी होती है HCl के अंदर तब इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, क्योंकि HCl में कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, पता है? यस सर, पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें वो दोनों रिएक्शंस भी आनी चाहिए और उनको लिखना भी है। और साथ में सबसे पहले तो इसको सिंपल वाले को कैलकुलेट करते हैं कि क्या है, अल्फा क्या होगा, पीएच क्या होगा, कंसंट्रेशन दे रखी है। तो पीएच क्या होता है भाई? माइनस लॉग कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन होता है ना, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो उसने कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है? कार्बोक्सिलिक प्रोपियोनिक एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, इतनी कंसंट्रेशन है। आयनाइजेशन कांस्टेंट, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, Ka दे रखा है, Ka से निकाल सकते हो अल्फा क्या होता है भाई? लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो डाइल्यूट के लिए एप्लीकेबल होता है ना, बिल्कुल, यहाँ पर डाइल्यूट ही, यहाँ पर डाइल्यूट ही है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड्स, है ना, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट उनका कम ही होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही काम करेंगे। कंसंट्रेटेड में उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, क्योंकि वो घुलेगा ही नहीं, थोड़ा सा ही घुलेगा, उसने उतना ही घुलना है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले इसने प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है, CH3 CH2 COOH और वाटर, नेगेटिव आयन बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा, Ka की वैल्यू दे रखी है, ये हमें ऑलरेडी उसने गिवन है ना, ये तो हमें पता है, उसने खुद ही दी है। तो हमें पता है Ka कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन होता है ना। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह हमने एक सिंपल फॉर्मूला भी इसका कर रखा है अल्फा वाले तरीके से। Ka/C जो होता है इसका अंडर रूट अल्फा होता है, यानी अगर मैं इसको Ka/C का अंडर रूट इक्वल होता है अल्फा।
इसको उधर लेके जाएंगे तो आप सिंपली ये कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर जो है, ये वाला फॉर्मूला याद होगा, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे 1 माइनस अल्फा भी होता है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो 1 माइनस अल्फा भी आएगा इसके नीचे, आएगा ना? अल्फा लेकिन अल्फा कम होता है इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज होता है के ए इक्वल सी अल्फा स्क्वायर। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, के ए आपको दे रखा है अल्फा और कंसंट्रेशन भी दी हुई है, तो सिंपल सीधा इस फॉर्मूले से अल्फा निकल जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ऊपर वाली इस इक्वेशन का कोई बहुत ज्यादा मायने रहता नहीं है, इन्होंने लिखी जरूर है, बट इसी इक्वेशन के बेस पर ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो जनरली हम फॉर्मूले को ना लिखकर इक्वेशन के थ्रू फॉर्मूला बनाते हैं, बट अगर मोनो बेसिक एसिड है, याद रखना, जो एक ही H पॉजिटिव आयन छोड़ता है उसके लिए ये फॉर्मूला सीधा एप्लीकेबल है। अगर डाई बेसिक है तो 2 छोड़ेगा तो वो सी अल्फा स्क्वायर क्यूब के अंदर बनेगा और उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सॉल्यूशन वाले लेसन में भी इसको डिटेल करके बताया था, अगर किसी को याद हो, जिसने सॉल्यूशन वाले लेसन में मेरी क्लास लगाई है ना, कि वो 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा हमारे पास सीधे फॉर्मूले से हमारे पास अल्फा आ गया, बात खत्म। उसने अल्फा पूछा था, हमने अल्फा निकाल दिया। अब बात करते हैं पीएच की। अल्फा पता है तो पीएच निकाला जा सकता है। पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होता है। हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन है, अल्फा है, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? C इंटू अल्फा। यस यस सर। तो C इंटू अल्फा कंसंट्रेशन आपको पता है, अल्फा आपने निकाल लिया तो C इंटू अल्फा कर दो, तो यहाँ पर सीधा हम इन्होंने क्या किया, ये रहा C इंटू अल्फा, ये रहा भाई H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली C इंटू अल्फा करके, ठीक है। C हमें पता था, अल्फा हमने अभी अभी फाइंड किया है, तो सीधा हमारे पास क्या आ गया? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आ गई तो उसका नेगेटिव लॉग कर देंगे, हमारे पास पीएच आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो पीएच फाइंड कर लिया और अल्फा फाइंड कर लिया, ठीक है। अल्फा में सीधा फॉर्मूला, अल्फा के लिए सीधा फॉर्मूला लगाना था, के ए इक्वल सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से अल्फा निकाल सकते हैं आप। पीएच के लिए क्या करना था, जब हमारे पास अल्फा है तो सी अल्फा इक्वल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होता है, है ना। सी अल्फा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ इस कंसंट्रेशन से सी, क्योंकि अब सी भी पता है, अल्फा हमने निकाल ही लिया, तो यहाँ से ये आ गया, दोनों आ गए। अब बात इससे पीएच आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसने नेक्स्ट क्या कहा था, अब वो काम की चीज है। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स 0.01 मोलैरिटी HCl, इसने बोला 0.01 मोलैरिटी का HCl है इसी सॉल्यूशन में, तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा की वैल्यू अब कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, कैसे निकलेगी, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर HCl है ऑलरेडी, Ka क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, वो तो वही सेम टू सेम वही वाली रिएक्शन लिख रही है, किसी ने और कुछ नहीं लिखा। यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्मूले से निकलेगा, बट इसमें अब HCl डल चुका है। ये समझ में आया भाई? तो Ka इसने पहले वाला ही Ka ले लिया, सेम टू सेम Ka लिया यहाँ पर, वो जो उसने दिया था 1.32 10⁻⁻5 C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 माइनस अल्फा होता है। अब इसकी कंसंट्रेशन देखो कितनी आएगी, बताओ जरा ये वैल्यूज कैसे भरी है। सर वहां सर यहाँ पे एक तो दूसरी वाली जो कंसंट्रेशन है H3 होगी, शायद उसे HCl से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि मतलब जितना HCl मतलब था उतना ही H3O बनना चाहिए सर, क्योंकि मोस्टली H प्लस जो होगा HCl से आएगा, HCl को रिएक्शन में डाल दिया है ना, तो रिएक्ट करेगा। H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इन्होंने सीधा यहाँ एसिड वाली कंसंट्रेशन ये वाली ले रखी है। क्यों? अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि H पॉजिटिव आयन ने Cl नेगेटिव आयन डाल के और उसको तो सुप्रेस कर दिया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कंसंट्रेशन को, तो है ना, उसका H तो गया। तो यहाँ तो चलो ठीक है, ये मान लिया कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ले ली इसने। फर्दर C अल्फा से मल्टीप्लाई, यानी कि ये नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा है। ये सर ये तो पहले ही बता रखी थी सर, बन रखी थी ये, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.05, अब नीचे 0.05 दे रखा है, ये कहां से आया सर? ये पहले वाला ही है, मतलब जो पहले वाला बना था ना
सर पहले इसका रिएक्शन लिखवाना पड़ेगा। सर तब इन जाके लोगों ने समझ शायद आएगी। C1 माइनस अल्फा लिख रखा है, 1 माइनस अल्फा में C को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। प्रोपोनिक एसिड का वो दे रखा है मोल कंसंट्रेशन। देखो सॉल्यूशन आपके सामने है और अब आपको ये सोचना है कि इन्होंने किया क्या है। बहुत गहराई से सोचो, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इसका आंसर निकालने की कोशिश करो कि इन्होंने क्या कहा है। मजा आएगा आपको और फिर एक डीप सेंस समझ में आएगी कि ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं। एक डीप सेंस उन्होंने क्या किया है, देखो अब इसको ना विजुअलाइज करने का तरीका बताता हूं आपको। उन्होंने क्या किया है कि ये कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अब यहां लिख लो कि जो जो उसने दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, आयनेशन कांस्टेंट दे रखा है यानी कि Ka की वैल्यू दे रखी है 1.32 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 है, ये इसका Ka दे रखा है। फर्दर वो बोलता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ द एसिड इन इट्स 0.05 मोलर सॉल्यूशन। तो इसका Ka दिया है और इसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है 0.05। 0.5 का सॉल्यूशन है और Ka तो सभी एसिड्स के लिए वो सेम ही रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, मोलैरिटी दे रखी कितना मोल पर लीटर है, तो इसके अंदर इसी का इसने Ka दे रखा है। उसके बाद हमने इसी का क्या निकाला, हमने निकाला यहाँ से अल्फा। अल्फा हमारे पास कितना आया, इन्होंने अल्फा भी आंसर निकाल रखा ना, वेयर इज द अल्फा 0.016 है, ठीक है 0.016 ये अपने पास अल्फा आ गया, अप्रोक्सीमेटली है 6248, उसको छोड़ दो। और इसी सॉल्यूशन का फिर हमने पीएच निकाला, तो पीएच कितना आया इस सॉल्यूशन का, पीएच आ गया 3.09, ठीक है 3.09। ये हमारे पास इस सॉल्यूशन का गिवन मटेरियल आ गया जो हमें इसने पहले से दे रखा था। अब उसने क्या कहा कि इसी सॉल्यूशन के अंदर 0.01 मोलैरिटी का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है आपको, यानी कि वापस अल्फा निकालना इफ द सॉल्यूशन इज 0.01 मोलैरिटी इन HCl आल्सो। HCl के अंदर इस सॉल्यूशन को HCl में डाला, व्हेन सॉल्यूशन कंटेन 0.01 मोलैरिटी HCl, कितना ml डाला क्या डाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने मोल HCl के इसने डाल दिए मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन में, इसको डाल दिया। तो क्या होने वाला है भाई, HCl प्लस मतलब थॉट आ रही है सर। क्या बेटा थॉट आ रही, बताओ सर। बोलो बोलो बोलो। सर मतलब अगर HCl डाल दिया इस रिएक्शन में तो जब मतलब जैसे इक्विलिब्रियम के टाइम पे H3O पॉजिटिव है, वो उसमें मतलब जो पहले वाले प्रोपोनिक एसिड वाला प्रोडक्ट है मतलब रिएक्टेंट है उसमें भी कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन अब जब HCl डाल दिया है तो H3O पॉजिटिव पूरा उसके संग रिएक्ट कर चुका होगा। H3 किसके साथ सर H3O पॉजिटिव जो मतलब HCl है उसके संग रिएक्ट करने लगेगा और H2O भी, तो मतलब मतलब 0.1 मोल जो है H3O बन जाएगा वहां पे रिएक्शन, मतलब बच ही जाएगा। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप किसको किससे रिएक्ट करवा रहे हो, थोड़ा साफ बोलिए। सर मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे ये रिएक्शन हो रही है और बीच में हमने डाल दिया HCl, तो H3O पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट करने लगे ना अब तो HCl से, तो मतलब इक्विलिब्रियम H पॉजिटिव लगा लो, H पॉजिटिव HCl से रिएक्ट करेगा। सर मतलब OH माइनस जैसा कुछ H2O जैसा। देखो भाई मैं सिंपल बताता हूँ आपको, यहाँ पर HCl था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, नीचे रिएक्शन देखो क्या आएगी, HCl तो पूरा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस में इसका कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कुछ हद तक ये डिसोशिएट होता है, तो CH3 CH2 और COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बन रहा था, ठीक है, कुछ डिसोशिएट होगा ना, लेकिन यहाँ H पॉजिटिव अब क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो रही है यहाँ पर, डबल तो नहीं होगी क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग दे रखे हैं, कितना मोल है कौन सा सॉल्यूशन, 0.05 मोल है ये, 0.05 मोल है ये, ठीक है मोल पर लीटर, और ये कितना है 0. ये कितना दिया 0.01 मोल ये दे रखा है, यानी कि मोल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी होगी। अब आप टोटल इन दोनों को अगर मैं मान लूं कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट मतलब पूरा का पूरा दोनों H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, तो टोटल कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कितनी होगी 0.06 आ जाएगी ना टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये टोटल बन गई। तो क्या टोटल कंसंट्रेशन इतनी हो सकती है भाई, ये नेगेटिव आयन अब इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा H के साथ, ठीक है, ये समझ में आया, मतलब इसका अल्फा कम हो जाएगा, इसका अल्फा, ये वाला तो इतना ही रहेगा, ये वाला इतना ही रहेगा, इसका अल्फा कम होना शुरू होगा, ये समझ में आया। यस सर।
इसका अल्फा डिसोसिएशन। तो इसने Ka कितना लिया है, देखो नेगेटिव आयन प्लस, यानी इसी इक्वेशन को ले लिया सीधा सीधा कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्होंने, एक इक्वेशन लिखता हूं, CH3 CH2 COO और यहां पर मान लो H पॉजिटिव था और इससे ये इक्विलिब्रियम बनेगा CH3 CH2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। ये इक्वेशन ली, ये प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka की वैल्यू होगी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। और K हमें दे रखा था इसने 1.32 10⁻⁵। क्लियर है यहां तक? तो प्रोडक्ट यानी कि CH3CO नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा है, ये तो यही लिए इसने, ठीक है, समझ में आ गया। फिर H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसने बदल दी, 0.01 कर दी, 0.01। दैट इज द क्वेश्चन कि ये सिर्फ H3O पॉजिटिव आयन यानी कि HCl की कंसंट्रेशन क्यों ले रहा है, इसकी कंसंट्रेशन तो C अल्फा थी ना H3O पॉजिटिव आयन की, इसको भी C अल्फा तो हमने कितना निकाला है, C इंटू अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन आ रही थी हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 8.1 इंटू 124 10⁻⁴ आ रही, ये था। लेकिन ये ना लेकर सीधा HCl की कंसंट्रेशन लिए, क्योंकि HCl की प्रेजेंस के अंदर आप सीधा बोल सकते हैं HCl की प्रेजेंस के अंदर प्रोपियोनिक एसिड जो है वो अपना H पॉजिटिव आयन नहीं दिखाने वाला है, तो बेस की तरह एक्ट करेगा, ये इसको H आसानी से दे देगा, यानी जितने भी H छोड़े वो HCl ने छोड़े। नीचे, अब नीचे वाले रिएक्शन में देखो, नीचे इसने क्या किया है, ये कहां से आया 0.05, ये रहा ऊपर 0.05 माइनस C अल्फा, ये सेम लिया इसने, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया, ये समझ में आया? यस सर। डिफरेंस सिर्फ ये कि H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो Ka के हिसाब से ये होनी चाहिए जो हमने निकाली थी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ HCl की कंसंट्रेशन ही ली गई है क्वेश्चन के अंदर। अब यानी ये आ गई इक्वेशन। इसके बाद देखो H3O पॉजिटिव की वैल्यू थी इतना मोल पर लीटर, जो मोलैरिटी दे रखी है फ्रॉम HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डिसोसिएशन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड डिक्रीज, डिसोसिएशन घट गई, तो डिसोसिएशन घटेगी C अल्फा, यानी C अल्फा, इसी इक्वेशन से इन्होंने लेफ्ट राइट करके C अल्फा की वैल्यू निकाल रखी है। C अल्फा इक्वल क्या आया, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया इन्होंने, इसको दोनों को इधर ले गए, ये दोनों उठा के इसके मल्टीपल में आ गए, 0.01 डिवाइड में आ गया, तो C अल्फा यहां से निकाल लिया इस इक्वेशन से, ठीक है। अंदर भी C अल्फा है, एज 0.05 माइनस C अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0.05 है। अब ये अप्रोक्सीमेटली 0.05 क्यों है, क्योंकि ये बहुत कम डिसोसिएटेड होता है, क्लियर है, जो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन है बहुत कम डिसोसिएटेड होता है, तो लगभग मैं इसको पूरा मान सकता हूँ, क्योंकि ये कम डिसोसिएटेड होता है, लगभग 0 के बराबर है, इसलिए H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसकी लगभग ना के बराबर मानते हो, इसने सिर्फ HCl की कंसंट्रेशन ली है। आगे C अल्फा निकाल लिया, इससे इसका नया अल्फा आ जाएगा, कंसंट्रेशन हमें पता थी, अल्फा नए वाला अल्फा ये आएगा 1.32, और पहले अल्फा कितना था, पहले अल्फा कितना आ रहा था भाई 0.01, और यहाँ अब अल्फा आ रहा है 1.32 इंटू 10⁻³ वहां 10⁻³ नहीं था, मतलब अल्फा घटा है, बड़ा नहीं है, इसको बड़ा हुआ मत मान ला, ये समझ में आया? यस सर। अब ध्यान देना इसमें क्या गड़बड़ की है, क्या अलग किया है, सिर्फ जो HCl था उसकी जगह पर इसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर इसकी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन HCl वाली ली है। अब कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है कि HCl वाली कंसंट्रेशन ही क्यों ली है, मैंने एक रीजन तो आपको बताया कि HCl वाली कंसंट्रेशन किस लिए ली है, क्योंकि ये उसको सुप्रेस कर देता है, HCl तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, तो कंसंट्रेशन HCl वाली तो 100% आएगी, प्लस में कंसंट्रेशन और बढ़नी चाहिए एसिड की, यस और नॉट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आयन देगा। यस सर। हाँ सर, तो वो बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, मुझे बताओ। थोड़ी बहुत तो बढ़नी चाहिए, थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए, वो जो थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए वो ना के बराबर बढ़ती है, समझ में आई बात, इसलिए उसने सिर्फ इसको लिया है। अब ये जस्टिफिकेशन आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पर मैं अगर प्लस कर दूं कि प्लस H पॉजिटिव आयन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो प्रोपियोनिक एसिड वाला है, प्रोपियोनिक एसिड वाला H पॉजिटिव आयन भी होना चाहिए, लेकिन ये लगभग ये टेंड्स टू 0, ये 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी कंसंट्रेशन पहले ही कम थी, देखो हमने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाली 10⁻⁴ आ रही थी यहाँ पे,
ठीक है। जब HCl आया तो इसने इसको सुप्रेस किया होगा और कम हो गई कंसेंट्रेशन, तो ये लगभग 0 टेंड्स टू 0, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन लगभग 0 है, ये ना के बराबर ही है। सी अल्फा की वैल्यू इसकी कितनी है, इसकी सी अल्फा की वैल्यू देखो, यहाँ इसने सी अल्फा की वैल्यू लगभग 0 मान ली ना, देख लो, समझ में आया? यस सर। इस वजह से यानी जो सेपरेटली जो कम सोल्यूबल होते हैं, जो वेरी वीक एसिड होते हैं, जब उनकी बात की जाती है और स्ट्रॉन्ग एसिड को इसके साथ मिक्स किया जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की ली जाती है, वीक एसिड की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। हालांकि वो भी ले सकते हो, उसको प्लस करोगे थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर अप्रोक्सीमेट उतना ही आएगा। समझ में आया अभी क्वेश्चन ये सबको? यस सर। यस सर। है ना, ध्यान से। अब देखो ऐसा ही एक और होता है क्वेश्चन जिसके अंदर ना HCl वाला क्वेश्चन है। मैंने 11th क्लास को जब ये इक्विलिब्रियम करवा रहा था तब मैंने 11th क्लास को समझाया था कि उसके अंदर HCl की कंसंट्रेशन वो 0.06 डालते हैं ऐसा कुछ करके, है ना, मुझे याद नहीं है पूरा जितनी भी कंसंट्रेशन थी वो। और वो क्या कहते हैं कि H पॉजिटिव आयन तो 10⁻⁻7 होता ही है, HCl थोड़ा सा डाल दिया। अब H पॉजिटिव आयन जो वाटर में ऑलरेडी होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट H पॉजिटिव आयन 10⁻7 होता है ना 1 मोल 1 लीटर के अंदर। तो अब वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है या उसको जोड़ेगा HCl के साथ? वो उसको नेग्लेक्ट कर देगा और सिर्फ HCl की कंसंट्रेशन से pH निकालेगा सॉल्यूशन का, उसको जोड़ेगा नहीं, उसको नहीं जोड़ेगा। -7 को मतलब नहीं जोड़ेगा। हाँ, नहीं जोड़ेगा। वाटर का H पॉजिटिव आयन उसको वो ऐड नहीं करेगा HCl के अंदर, याद रखना। जब pH निकालते हैं, वाटर का pH 7 होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है उसमें मैंने थोड़ा सा एसिड डाल दिया, कुछ कंसंट्रेशन में थोड़ा सा एसिड डाल दिया, तो HCl के साथ उसे जुड़ जाना चाहिए। H पॉजिटिव आयन जो वाटर का था और प्लस HCl था, तो वो तो जुड़ जाना चाहिए। क्यों सर? अच्छा देखो इसका रीजन, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl की प्रेजेंस में जितने H पॉजिटिव आयन होते हैं वाटर में उतने ही OH होते हैं, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, pH 7 आ गया। जब HCl डाल दिया तो HCl में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अब जो दिखाएगा ना, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो H जो पहले से एग्जिस्ट करता है 7 वाला, उसका कोई मायने ही नहीं रहेंगे। जैसे इस केस में यहाँ हो रहा है कि वो इतनी कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जोड़ भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डीप सेंस में है, जो एडवांस लेवल पर आते हैं। आपके इस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, एडवांस लेवल में वो क्वेश्चन आते हैं। अगर वो वाला मैटर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है वो क्रिस्टल क्लियर, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि ऐसा क्यों ये प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन हो जाएगी, उसके बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी एक ऐसी क्लास लगा दूंगा जिसके अंदर सिर्फ उस मैटर को समझाऊंगा कि वो कैसे होते हैं, और वो सिर्फ एडवांस लेवल की क्लास लगेगी, ठीक है। यहाँ सिंपल वाली नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है, और बाद में गड़बड़ है। फिर उनको जो नॉर्मल बेसिक चीजें होती है ना, कई बार हम भी टीचर सोचते हैं कि नॉर्मल बेसिक चीजें बच्चों को समझ में आ रही है, ठीक है, आगे ना बढ़े। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया तो दूसरे बच्चे फिर गड़बड़ खा जाते हैं, तो सबका सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ इस केस में सिर्फ इतना ही याद रखना है, सी अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से इसको सिर्फ H पॉजिटिव आयन यही लेंगे कंसंट्रेशन। और अब कंसंट्रेशन बदल गई तो फिर पूरा सिचुएशन और पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, जिससे सी अल्फा में अल्फा की वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। बस क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना? यस सर। ये जो टेस्ट है मेंस लेवल का है क्या बेटा? सर टेस्ट है कल वाला है मेंस लेवल का। टेस्ट में आपके मेंस लेवल वाले कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट एट लीस्ट मैं ये सलाह दूंगा, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो सारे जरूर आपको सोल्व करने चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी वाले अगर क्वेश्चन सोल्व कर लेते तो मेंस लेवल आपका कवर हो जाता है 50-60% आराम से, 70% इवन 70 से अप परसेंट। इवन मेरा मानना कहता है कि एडवांस लेवल और मेंस लेवल और एनसीईआरटी के लेवल में 20 से 30% का फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं। 20-30 क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़े से अलग मिलेंगे, बाकी सारे सेम मिलेंगे मेंस लेवल में। जिसने एनसीईआरटी कर लिया उसको मेंस लेवल सारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 0.561 ग्राम ऑफ KOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो KOH का अमाउंट दे रखा है, KOH है और इसका 0.561 ग्राम ये पानी में डिसॉल्व कर दिया टू गिव 200 ml, तो टोटल सॉल्यूशन जो है वो आपके पास में 200 ml आ गया, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की कंसंट्रेशन आपको बतानी है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी बतानी है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एंड OH आयंस, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइल आयन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन,
ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो तो वाटर के हिसाब से हमें पता लग ही जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द पीएच, पीएच भी बताना है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल है, इसके मोल निकाल लो, कितना मोल बनेगा ये, ग्राम में दे रखा है, तो मोलर मास कितना होता है KCl का और KOH का, यहां दिया भी हुआ है, देखो पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना बना टोटल 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल है, और आपको दे रखा है 5.561 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, 0.561 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका, 56 है, 56। तो इसका अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं और इसको मैं 0 मान लूं, मान सकते हैं या ना माने, चलो नहीं मानते है ना, नीचे 3 जीरोस आ गई, इसको हटा दिया, अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 01 ऐसा कुछ आएगा, यस सर। और नीचे 3 तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 होगा। आप चलो ये सही है, 10⁻³ कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई में 10⁻³, ये इसका क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोल आ गए, ठीक है। इतने ग्राम है, मोलैरिटी निकालनी है आपको, 200 ml में इतने ग्राम है, तो मोलैरिटी 10 की पावर -2 होगा ना वहाँ पे, 10 की पावर -2 होगा सर वहाँ पे। यस सर, -2 होगा, यस सर, 561 ऊपर डिवाइड वाला होगा 10 ना इंटू 56 से। 10 की पावर -2 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो कटेगा तो 10 बनेगा, और इंटू 10 इंटू 10 की पावर हमने छेड़ा ही नहीं है, नहीं सर, वहाँ पे 561 10 डिवाइड की होगा ना सर 56, तो ऊपर 10 वाला के अराउंड आएगा 561 कुछ। बाय के 56 होगा ना, तो 10 बनेगा। हाँ ठीक है, वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इतना मोल आ गया, ठीक है, ये मोल आ गया भाई। अब मोल के अंदर 200 ml पानी के अंदर है ये, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, यस सर, डिवाइड में लीटर, यानी कि ml है, ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से ऊपर into 1000 ठीक है, 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएगा, 10⁻1 रह गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा भाई 0.5 और फिर 5 सर 0.05 सर 5 इंटू 10 की पावर -2 लिख दो, -1, यस सर, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास आ गई मोलैरिटी, मोलैरिटी आ गई KOH की, तो ये दो चीजें हमने सॉल्व कर ली कि मोलैरिटी आ गया। अब उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मोलर मास के लिए इन्होंने देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KOH वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली इन्होंने मोलैरिटी के लिए सीधा फॉर्मूला लगा के मोलैरिटी 0.05 मोल पर लीटर आ गई, ठीक है। हमारी कितनी आ रही है 0.05 5 आ रही है, ठीक है, वो 10⁻5 है, सही है, हमने भी सही निकाली है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो भाई मोल पर लीटर सीधी मोलैरिटी आ चुकी है। अब मोलैरिटी के बाद हमें पता है ये कंप्लीट डिसोशिएट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट इस लेसन के अंदर, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन कंप्लीट डिसोशिएट होता है, कौन कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता, कौन सेपरेटली सोल्यूबल होता है, बहुत कम डिसोशिएट होता है, जैसे AgCl है बहुत कम डिसोशिएट होता है। ये चीजें आपको 100% आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कौन सा एसिड कंप्लीट डिसोशिएट है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। फिर साल्ट का भी पता होना चाहिए, कौन सा साल्ट, जैसे हमने बफर सॉल्यूशन वाले लेसन में, बफर सॉल्यूशन वाले लेक्चर में बात की थी कि साल्ट कौन सा कंप्लीट डिसोशिएट होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो ये आपको लर्न होने चाहिए डाटा, तभी आपको समझ आएगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो भी अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी है तो K पॉजिटिव भी सेम कंसंट्रेशन होगा, OH भी सेम कंसंट्रेशन होगा, यस और नॉट, यस सर, है ना। यहां तक सबको समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया है, ग्राम दे रखे थे और मैंने मोलर कंसंट्रेशन निकाल ली ग्राम से 200 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट वाला काम किया और कुछ भी नहीं है। क्लियर है बेटा यहां तक सबको, किसी को डाउट है? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखिए जरा। तो K पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें पता है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पता है, तो सीधा H और OH KW के इक्वल होता है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी फिर, OH को KW के नीचे ले जाइए, ठीक है, यानी कि 1.0 10⁻14 KW इन्होंने 1 × 10⁻14 कर रखा है, ये 1 की जरूरत नहीं है, नहीं भी लगाओगे तब भी सही है, समझ में आ रहा है? हाँ सर इज्जत का है बेचारी। 1 से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो ये आ गया आपके सामने। अब आगे क्या,
H पॉजिटिव आयन की सीधा कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन आ गई तो pH निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं, POH भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा था, कंसंट्रेशन निकालनी है, K पॉजिटिव की निकल गई, OH नेगेटिव की निकल गई, pH निकालना है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, KW टोटल पता है, pH यहां से आ गया, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई जिससे pH आ गया, ठीक है। pH आने के बाद POH भी निकाल सकते हो, POH क्या होता है, अभी 14 में से माइनस कर दो, pH अगर 12.7 आ रहा है, ठीक है, तो 14 में से माइनस करेंगे, POH कितना 1.3 POH 14 माइनस 12.7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.3, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरह से ये सारी चीजें फाइंड आउट की जा सकती हैं। जब ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने लग जाती हैं कि इसमें ये निकालना ऐसे करके करना, फिर थोड़ा बड़े लेवल के जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हैं वो सोल्व होना शुरू होते हैं, ठीक है। सर समझ इसमें में आ गया? KOH 100% डिसोशिएट हुआ है। हाँ बेटा 100% हुआ है बिल्कुल, KOH, क्योंकि KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपको याद होना चाहिए, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो 100% डिसोशिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। NaOH, KOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। उसके अलावा भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ऑब्वियस है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हैं, HCl, HNO3, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। NH4OH वीक बेस है, NH4OH कार्बोक्सिलिक एसिड वीक बेस है, लेकिन इसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो साल्ट होगा वो भी कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा। साल्ट स्पेक्टेटर आयन हमने किया था, याद है? Na पॉजिटिव है ना, या Cl नेगेटिव, तो ये जो है ये स्पेक्टेटर आयन होते हैं और ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, 100% डिसोशिएट कर देते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट बनता है वो भी 100% डिसोशिएट हो जाता है। अब आपको उसमें ढूंढना होगा कि वो 100% कैसे डिसोशिएट होता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस, है ना। तो वो चीजें तो याद कौन होते हैं 100%? एक बार देखो बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो 100% होते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, वीक एसिड, चलो मैं एग्जांपल फिर से लिख देता हूं, है ना। देखो वीक एसिड यानी कि CH3COONA, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, ठीक है, ये साल्ट है। इसके अलावा दूसरा NH4Cl, ये भी साल्ट है, लेकिन ये क्या है, ये वीक बेस, ये था वीक बेस और स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट वो डिसोशिएट नहीं। और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। और यहां पर क्या है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो ये भी 100% डिसोशिएट, मतलब अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग, सीधी बात, अगर सीधे वर्ड्स में बोले कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग थी, अब कैसे पता लगेगा, ये तो रट्टा लगा होना चाहिए भाई। देखो Na पॉजिटिव NaOH से आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा, है ना। अगर आप इसको समझ लो, इसी को आप वीक बेस समझ लो, Na पॉजिटिव वाले को कि ये वीक बेस से आया है, तो कहानी खराब हो जाएगी सारी। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में से कोई एक चीज वीक एसिड या वीक बेस से रिएक्शन करती है, मतलब दोनों एसिड और बेस में एक चीज अगर स्ट्रॉन्ग है तो उन दोनों का जो साल्ट बनेगा वो 100% डिसोशिएट हो जाएगा। याद रहेगा ये सबको? यस वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होता है ना, वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट, ठीक है, वो 100% डिसोशिएट नहीं होता, वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट। पर यहां पर भी एक कंफ्यूजन है, सिर्फ ऐसा सच नहीं है, ये भी सच नहीं है। देखो AgCl की बात करते हैं, अगर मैं AgOH लेता हूं प्लस HCl ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये तो देखो AgOH का स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, ये वीक बेस है। यस सर। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ ये गड़बड़ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि याद ही होना चाहिए, AgCl बनेगा, सेपरिंगली सोल्यूबल होता है AgCl प्लस वाटर, तो इसमें मैं कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पक्के तौर पर ये तो फिर सही हो गया, ये तो पूरा 100% डिसोशिएट होना चाहिए। बट नहीं, ये सेपरिंगली सोल्यूबल है, स्पारिंगली सोल्यूबल, ये बहुत ही कम सोल्यूबल होता है, दूसरों के मुकाबले भी बहुत कम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से 0.01 से कम होता है ना ये, है ना। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम होता है, तो इसका मतलब तो हमारी थ्योरी तो खराब हो गई। जनरली ऐसा होता है, लेकिन आपको कुल मिला के याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ याद ही रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से जो चीज जहां पर मिले, आपको पता लगे ये स्ट्रॉन्ग है, उसको उसी टाइम वहीं पर रट्टा मार लो, सबसे बढ़िया। जब क्वेश्चंस करते हो तो वो खुद बता देता है क्वेश्चन में कि ये वाला स्प्रिंगली है, ये वाला कंप्लीटली है, ये वाला 100% डिसोशिएट, जैसे KOH में KH का खैर पता भी हमें। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे सर? जितने एनसीईआरटी में उतने ही रट्टे मार लेते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में जो चीज आ रही है ना वो रट्टा मार लो, उससे क्या है, उससे आपको 100% फायदा हो जाएगा कि कम से कम उतनी चीजें तो आपको पता लग ही जाएंगी
कि भी हाँ ठीक है, वरना उसके अलावा कहीं अगर दूसरी जगह पर कुछ आता है तो वो भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। लेकिन कम से कम एनसीईआरटी वाले तो सारे याद होने चाहिए। एनसीईआरटी वाले याद है ना, तो मैं समझता हूँ 95% से ज्यादा आपको पता लग गया, और जो 5% नहीं पता लगा वो आप ना शक्ल देख के बता दोगे, अंदाजा तो लग ही जाएगा, और वो अंदाजा 100% सही होता है। कमाल की बात ये, यानी हम अगर पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आगे का अंदाजा हमारा अच्छा हो जाता है। क्लियर है भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो इस सेपरेटली सोल्यूबल कौन सा है कौन सा नहीं है ये तो याद करना पड़ेगा, जो जहां पर आए उसको वहीं पर याद कर लो, बस बात ही खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बस खत्म करने हैं। द पीएच ऑफ द मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, ये तो बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ईच। इन्होंने इसका पीएच बता रखा है, सबका पीएच बता रखा है, ठीक है। ये रहा पीएच, ये रहा पीएच, ये रहा पीएच ब्लैक कॉफी का, और टोमेटो जूस 10 की पावर में ये सब कर देंगे ना, और लेमन का भी दे देगा, ठीक है। यहाँ बस एक चीज सीखने को मिलती है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हुआ हमें छोड़ देने चाहिए, नहीं, उनको करो, आसान है, जल्दी करो, बट करो। क्यों? यहाँ से आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगी, मिल्क का पीएच 6.8 होता है, मिल्क इज एसिडिक इन नेचर नॉट इन बेसिक, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक कॉफी तो और भी एसिडिक है, फर्दर टोमेटो जूस और भी ज्यादा एसिडिक है, 4.2 है, लेमन जूस तो और भी ज्यादा एसिडिक है, 2.2 है लेमन जूस। मैंने अभी कल ही बात की थी आपसे, कल या परसों, जब हम कर रहे थे कि हमें बेसिक चीजें खानी चाहिए ताकि हमारा ब्लड का ब्लड बेसिक बना रहे, है ना। लेकिन यहाँ हम देखते हैं एग व्हाइट जो होता है वो 7.8 पीएच होता है, यानी ये बेसिक होता है, अच्छा है। एग व्हाइट, प्रोटीन वाला पार्ट नहीं, एग व्हाइट, एग का जो भी बच्चे एग खाते हैं तो एग व्हाइट उनके लिए अच्छा होता है ना। तो मैंने बोला था कि बेसिक खाना चाहिए। देखो नेचुरल चीजों में कमाल की बात यह है कि नेचुरल चीजें जब हम खाते हैं और उनका सही कॉम्बिनेशन अगर खाते हैं, सही कॉम्बिनेशन जरूरी है। आप दूध पीने के बाद में लेमन जूस पी रहे हो, भले ही दोनों का पीएच एसिडिक है, लेकिन लेमन जूस का पीएच जरूरत से ज्यादा एसिडिक है, 2.2 है, और वो 6.8 वाले पीएच वाले दूध को, मिल्क को क्या करता है, फाड़ देता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन खराब हो गया, याद रखना, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करना। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करते, खाना खा रहे हो और कोई भी खाना खा रहे हो जो मतलब जो मिल्क के प्रोडक्ट जिसमें नहीं है, अगर वो खाना खा रहे हो उसके बाद लेमन जूस पी रहे हो 1 गिलास, तो वो आपके ब्लड को बेसिक ही बनाएगा। कमाल की बात ये, उनका कॉम्बिनेशन ही ऐसा होता है, समझ गए? तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि नेचुरल चीजों का कॉम्बिनेशन सही हो, तो भले ही वो एसिडिक हो, वो फायदा पहुंचाती है। क्लियर है ना? तो यहां से आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी, कुछ चीजें समझ आएंगी कि भाई हाँ इन चीजों का एसिडिक नेचर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। कहते हैं ना लोहे वाली चीजों के अंदर एसिडिक खाना नहीं बनाना चाहिए, पुराने बुजुर्ग बोलते थे, तो वो इसका रीजन लेमन जूस वगैरह 2.2 पीएच है उसका, 2.2 तो हाईली एसिडिक हो गया, है ना। तो देखो भाई हमें पता है पीएच मिल्क 6.8 है, पीएच का मतलब नेगेटिव लोग होता है, तो मैं नेगेटिव लोग डाल दूं तो नेगेटिव को दूसरी तरफ ले गया, 6.8 इधर आ गया, तो लोग एच की वैल्यू आ गई 6.8, तो लोग एच की वैल्यू 6.8 है, तो एच क्या होगा, तो एच की वैल्यू एंटी लोग निकाल दो, तो वो एंटी लोग 7.20 आ जाएगा, एच पॉजिटिव यानी कि कंसंट्रेशन। क्लियर है? ऊपर माइनस लगा हुआ है, क्या आंसर है भैया? ऊपर माइनस लगा, इसका मतलब सर एंटी लॉग एंटी लॉग करने के लिए इन्होंने क्या किया है वो बताता हूं। देखो एंटी लॉग करने के लिए इन्होंने -6.8 के अंदर एक तो प्लस का 1 ऐड कर दिया, एक माइनस का 1 ऐड कर दिया, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? यस सर, है ना। अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर प्लस का 1 ऐड करेंगे तो ये 7.20 बनेगा क्या? ऐसा नहीं हो रहा है, देखो माइनस इसमें से प्लस का ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये सॉरी माइनस का 1 ऐड करेंगे तो माइनस की टर्म में -7.8 है ना, माइनस का 7.8 बन रहा है, लेकिन हमें तो ये 7.20 निकाल रहा है, ये कैसे निकाल रहा है बता सकते हो सर? +7 -7 करेंगे ना। हाँ, अब इन्होंने क्या किया है वो देखो जरा, +7 -7 नहीं, देखो इन्होंने क्या किया, -6, सुनो -6 प्लस में प्लस का 1, ठीक है, ये समझ में आया, -6, और प्लस में अगर मैं माइनस का 0.8 लूं, ये ध्यान रख लेना, ये एंटी लॉग में काम आता है, प्लस में 0.8, देखो 6 में -6 में माइनस का 0.8 जोड़ूंगा, माइनस का 6.8 बनेगा, यस और नॉट? यस सर, ठीक है, तो यानी ये मैंने सही कर दिया, बिल्कुल कर दिया, प्लस का 1 मैंने सही कर दिया, बिल्कुल कर दिया, और फिर माइनस का 1 कर देता हूं। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर, तो देखो अब मैं इसको जोड़ तोड़ कर रहा हूँ, माइनस का 1 यहाँ ले आया, अब मैं इसको जोड़ तोड़ कर रहा हूँ। एंटी लॉग निकालने के लिए ना जो पॉइंट के बाद की टर्म होती है वो हमेशा प्लस में होनी चाहिए,
बस ये याद रख लो। तो मुझे पॉइंट के बाद की टर्म ये जो -0.8 था, मुझे इसको प्लस करना था। तो -0.8 में अगर मैं माइनस प्लस का 1 जोड़ता हूँ, प्लस का 1 0.2, तो ये कितना आ जाएगा? देखो -6 वैसा ही रहा, और मैंने इन दोनों को सोल्व करके प्लस का 0.2 लिख दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। और माइनस का 1 ऐसा कैसा लिख दिया? तो मैं क्या कह सकता हूं कि -7 प्लस का 0.2 लिख सकता हूं। यस सर। तो यहां इन्होंने देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये लिखा है -7, ऊपर माइनस लगाया है, और प्लस का 0, यानी पूरी टर्म प्लस की है, लेकिन ये -7 ऊपर है। ये समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। एंटी Yes, लोग sir. टेबल जब भी देखते हैं तो आगे वाली टर्म प्लस हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद वाली टर्म, सॉरी, पॉइंट के बाद वाली टर्म हमेशा प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज याद रख लेना। तो उसको प्लस कैसे करूं? तो ये तिकड़मबाजी की हुई है। क्लियर है सबको? सर एक चीज पूछनी है सर, 10 की पावर में -6, सर 10 की पावर में -6.8 लिख दे तो 10 की पावर, एक मिनट बोलना जरा, 10 की पावर10 की पावर -6.8, फिर इससे क्या? इसे सॉल्व कर दे सर। 1/10 की पावर 6.8, 10 की पावर 6 अलग ले ले और 10 की पावर 0.8 आ जाएगा। 0.8 अगर किसी का मतलब लॉग बन जाए, मतलब हाँ फिर समझ उसे गया आप, सॉल्व वैसा करना। करके ठीक है, ठीक है, वैसा भी कर सकते हो आप, उल्टा करके, मतलब इसी को रिवर्स प्रोसेस करके, वो भी सही है। लेकिन अगर एंटी लॉग से करना है तो फिर यही तरीका होता है। और ये तरीका याद रखना कि 0.6 जो माइनस का 6.8 है, उसको प्लस के अंदर उसके पीछे वाली टर्म को प्लस में करते होते हैं। याद रहेगा ना? तो यहां से अब इसका एंटी लॉग लिया जा सकता है। इस 6.8 का माइनस वाले का डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं हो सकता, इसीलिए हमने ऐसे ये एंटी लॉग्स की वैल्यू भी हमें रटनी पड़ेंगी। देखो एंटी लॉग के लिए मैंने पिछले उसके अंदर आपको एंटी लॉग का कुछ चीजें बताई थी। लॉग से एंटी लॉग अपोजिट करते हैं, टेबल दी थी एक, वो याद कर लो। उससे आपकी सारी वैल्यूज, जैसे यश बता रहा ना, यशवीर, उससे आपकी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, उनसे सारी वैल्यूज। तो डायरेक्ट आप उल्टा कर सकते हो, लॉग का एंटी लॉग भी डायरेक्ट उल्टा निकाला जा सकता है। क्लियर है? लॉग का एंटी लॉग भी उस वैल्यू से, थोड़ी उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे लॉग की वैल्यूज याद रखिए, लॉग का एंटी लॉग करके बताएं, थोड़ा मत्था मारे इस पे अभी। ये तो आप सर ये एक वाला मैंने क्वेश्चन देखा था एंटी लॉग निकालने का, तो उन्होंने उसमें समझा दो सर। जो -6.8 रखा उन्होंने +7 -7 का रखा था। क्या 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 दोबारा बताना बेटा, क्या कह रहे हो? सर एक जगह मैंने देखा था एंटी लॉग निकालने का, तो सर उन्होंने जैसे यहाँ पे -6.8 दे रखा है ना, तो उन्होंने +7 -7 का रखा था उसमें। हाँ सही है, वो भी मेथड है। +7 करोगे तो कितना आएगा? 0.20 प्लस का, है ना? और -7 करोगे इसी में से, तो -7 करोगे। -7 को कैसे सॉल्व किया भाई? अच्छा, -7 को ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने 0.2। अरे वही एक ही बात आ गई यार, मैंने वो 1 जोड़ के यार ऐसे तिकड़मबाजी की है, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। समझ गया बेटा, वो जो आप कह रहे हो, एक वो सेम चीज, यही आंसर आएगा ना। +7 करोगे, 6.8 में +7 कर दिया, तो ये आ गया 0.2। ठीक है, और फिर माइनस का 7 डायरेक्ट लगा दिया आगे। क्लियर है? यस सर। लेकिन नियरेस्ट इंटीजर मतलब प्लस माइनस कर दिया ना। हाँ, नियरर इंटीजर प्लस माइनस कर दीजिए, या फिर देखो उसको सोचना पड़ता है कि +7 करें, क्या करें। यहाँ पर +1 और -1 कर दो, सीधा सीधा जो माइनस की टर्म है उसके अंदर प्लस का 1 जोड़ दो, और जो -1 है वो माइनस वाली टर्म में जुड़ जाएगा। मुझे तो देखो ये तरीका हमने ये 9th क्लास में किया था, जब हम 9th क्लास में थे, हमारे लोग था 9th क्लास में, आपके नहीं है। 11th 12th में भी मैथ वाले टीचर करवाते नहीं, तो केमिस्ट्री वालों को करवाना पड़ता। तो एंटी लॉग की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यही किया करते थे, तो मुझे यही वाला मेथड याद है। ठीक है, तो +1 -1। हाँ, आप अगर, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसको जो चीज जैसे जहां से आसान लगे उसके लिए वही चीज वैसे वहां से आसान है। चॉइस इज योर्स, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है सर ये माइनस 10 का की साइन पावर में ऊपर भेज दिया, कैलकुलेशन अब कर आगे दे क्या तो करोगे? क्या बेटा? देखो अब ये भेज दिया ना, इसके बाद में अब आप एंटी लॉग टेबल में ना 0.20 की वैल्यू दे सकते हैं, और -7 को सीधा 10⁻⁷ लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी एंटी लॉग में आपको क्या देखना है, एंटी लॉग के अंदर 0.20 की वैल्यू देखो बस, यानी 0.20 की वैल्यू देख लो, और -7 का मतलब 10⁻⁷। जैसे कि 0.3 की वैल्यू 2 होती है तो हाँ, 0.3 की वैल्यू एंटी लॉग में, हाँ एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू 2 है, तो वो तो वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके पास, तो 0.2 की वैल्यू वहां से आपको निकालनी है। और ये जो होता है ना सर एंटी लॉग में, एस्टिमेट कर देंगे ना, थोड़ा 1 से 2 से कम हाँ होगा। हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ना 10, वो जो -7 है, इसको आप डायरेक्ट 10⁻⁷ लिख दो, आ जाएगी वैल्यू। समझ गए?
सर Yes, अगर ये मतलब सर 10 थोड़ा की पावर बता से दो पहले ये सीधा तो सुनिए सुनिए, अब एक मेरी बात सुनिए, इसको हम अपने तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। 10 मिनट और दो मुझे, है ना, 10 मिनट मत्था मार सकते हैं हम आराम से। देखिए कैसे है लोग, अब मैं ना लोग की वैल्यूज लिख रहा हूँ। लोग 1 क्या होता है भाई? 0 जीरो। 0 ठीक है, लोग 0 की वैल्यू क्या होती है? सर अब 0 की सर लोग 2 की होता भी वैल्यू नहीं सर 0.3 0.3010। ठीक है, लोग 3 की वैल्यू 0.4771 48, है ना, 477 है, 48 लगा सकते हैं। लोग 4 की वैल्यू नहीं लिख रहा, लोग 5 की वैल्यू लिख रहा हूँ। कितनी होती है लोग 5 की वैल्यू? 0.699 70। ठीक है, और लोग 6 की नहीं लिख रहा, अब लोग 7 की वैल्यू सीधा 0.84 0.845। ठीक है, फिर लोग 8 की वैल्यू नहीं लिख रहा क्योंकि वो निकल जाती है। लोग 9 की वैल्यू भी नहीं लिख रहा, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको लोग की वैल्यूज पता है। अब एंटी लोग की वैल्यू अगर हम निकालें तो एंटी लोग 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपोजिट हो जाएगी, है ना। और एंटी लोग 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू 100 0.3 की वैल्यू 2 है ना। ये इसको बस अपोजिट करना। और एंटी लोग 0.5 की वैल्यू, नहीं 5 कह रहा हूं सॉरी, 848 की, है ना, 48 की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। यहाँ पर एंटी लोग 0.7 की वैल्यू। इन वैल्यूज से हम अब दूसरी वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे कि आपका एंटी लोग बिना लोग टेबल के सोल्व हो सके। मैं ये कोशिश कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एंटी लोग 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर अरे मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? गलत लिख दिया ऊपर वाली वैल्यू। 0.8 0.845 की वैल्यू यहाँ 7 होने वाली। ठीक है, और एंटी लोग 10 की वैल्यू, ओ सॉरी 1 की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें कुछ वैल्यूज पता है। ठीक है, यहां पर क्या आया था, इतना तो आप सोल्व कर लोगे, 7 पॉइंट समथिंग, और ये तो सोल्व कर ही लोगे, है ना। ये तो समझ में आ गया, +7 -7 कर दो जैसे प्रणव बता रहा है, इट्स हिज मेथड। तो यहां आपको देखना कि नियरेस्ट इंटीजर जो इससे ज्यादा हो, नियरेस्ट हो, और इससे ज्यादा 6.8 से ज्यादा 7 ही होता है, और पॉजिटिव लेना है तो प्लस पॉजिटिव कर दो, माइनस पॉजिटिव कर दो, और उससे आपके पास ये ऐसा ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें आपको एंटी लोग 7 करोगे तो 10 पर -7 तो लगा ही दोगे, और फिर एंटी लोग 0.20 कर रहे हो तो भी देखो हमारे पास कौन सी वैल्यू है। एंटी लोग 0.3 की वैल्यू है 2, 0.20 की वैल्यू नहीं है। कैसे निकालोगे? अब ये 0.20 की वैल्यू बताओ कैसे निकलने वाली है। इसको एवरेज करना सीखो। 0 और 0.3 के बीच में 1 और 2 का गैप है। 0.3 और किसके बीच, और 2 और 3 के बीच जब वैल्यू 2 और 3 होती है तो 0.3 और 0.48 का गैप आता है। तो क्या हम इससे 0.2 वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? बताओ सर 1.5 के अराउंड कुछ होगी। एग्जैक्टली 1.5 के अराउंड कर सर 1.5 अराउंड आएगी। 0.3 की वैल्यू आती है 2, इन दोनों के बीच में गैप है 1 का। ठीक है, तो भाई 0.2 की वैल्यू कितनी आएगी, और इन दोनों के बीच में गैप है 0.3 का, यानी कि 0.1 0.2 0.3, तो 0.2 की वैल्यू कितनी आएगी? एवरेज निकाल सकते हो ना सर 1.5 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। 1.5 से थोड़ी सी ज्यादा, तो हम कहते 1.6 यस सर ठीक है। अप्रोक्सीमेट ले ले 1.6। सर है ना? ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 और 2 को ऐड करा 3 को दोबारा डिवाइड कर बता दिया दो 2 एक से बार। 1.5 1.5 आगे से 5 आ गया। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पर 0 और 0.3 इन दोनों को ऐड करते हैं 0.3 आता है, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 0.21 जा, 1.5 और ये 1.5 की वैल्यू आ रही है, तो 0.2 की वैल्यू नहीं है। इनका एवरेज तो सर ये 1.5 वाला आ रहा है। दोबारा बता दो, ये कैसे किया आपने? देखो बताता हूँ, एंटीलॉग 0 की वैल्यू और 0.3 की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों के बीच में हमें 0.2 की वैल्यू चाहिए। बस सीधी सी बात है कि 0.2 की वैल्यू हमें चाहिए है, तो कैसे निकालें? 0 की वैल्यू 1 है, 0 की वैल्यू 1 है, 0.3 की वैल्यू 2 है, ये बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि जब 0 से नीचे जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रही है। किस वैल्यू में बढ़ रही है? तो 0 और 0.3 के बीच में कितना गैप है भाई, ये बताओ मुझे। 3 डिजिट्स का गैप है ना, 3 डिजिट्स का गैप है।
तीन यानी 1 और 2 के बीच में 3 डिजिट के हिसाब से इसको बांट लो, तो 1 और 2 के बीच में 3 डिजिट क्या 1.3 आएगा, 1.6 आएगा और फिर 1.9 आता है, अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाता है जो है ना। और ये 1 था और ये आ गया 2 यहां पर, और ये 1 है और बीच में आ गए ये दो वैल्यू। मैंने इसको 3 हिस्सों में बांट लिया। तो अगर मैं 0.1 की बात करूंगा तो वो वैल्यू आनी चाहिए 1.3। अगर मैं 0.2 की बात करता हूं 0.2 की, तो वैल्यू 1.6 आनी चाहिए। समझ में आया? यस और यस सर आ गया। 0.3 की बात करता हूं तो वो वैल्यू इतनी आनी चाहिए। ये ऐसे होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2, अप्रोक्सीमेटली 1.76। तो इस तरह से हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से थोड़ा सा डीप सोचोगे तो आ जाएगा, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है। तो यहां हमारे पास कितना आ जाएगा वो, अब देखो इन्होंने 1.58 कर रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 मेरी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही? सर अप्रोक्सीमेट ही निकालना है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पेपर में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 4 ऑप्शन दिए तो 4 ऑप्शन के बीच में गैप काफी बड़ा होगा, डेफिनेट है ना। 2-2, 3-3 डिजिट का गैप तो होना ही चाहिए। अगर गैप बहुत ही कम है पॉइंटों में, एक वैल्यू दे रही है 1.58, एक वैल्यू दे रही है 1.57, एक वैल्यू दे रही है 1.59, तब तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना फिर तो हमारे लिए महाभारत है, नहीं निकलेगी। लेकिन अगर गैप बड़ा है, 1. वैल्यू है 58, एक वैल्यू 2.58, एक वैल्यू है 3.58, तो सीधा आंसर निकल आएगा। क्लियर है बेटा? यस एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, प्लीज बता दो। प्रणव बोल रहा है इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई इस तरह से ठीक है बेटा, देखते हैं। मेरे को क्वेश्चन भेज दो, कोई बात नहीं, मैं आपको सर ग्रुप पे भेज दो आपके। हाँ ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से भाई अब आपको ये समझ में आ गया कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। निकल गया ना। तो बस ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी है। अगर ये वाली वैल्यूज याद है तो अप्रोक्सीमेशन फिर आप लगा सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर अभी भी लग रहा है 10 की पावर में ले जाता हूँ हर चीज को। क्या बेटा? सर अभी भी मतलब पुराने वाला मेथड जो 10 की पावर में ले जाता हूँ हर चीज को, उससे निकल जाने के लिए। अगर आपको वो कन्वीनियंस लग रहा है आप वहां से कर सकते हो। वो 10 वाला मुझे समझ नहीं आया कि आप कैसे कह रहे हो। ठीक है सर मतलब 10 की पावर में -6.8 रख दिया। जैसे ये एंटी लॉग की वैल्यू है ना, एक मिनट रुको। 10 की पावर 0.8 आया तो माइनस ये आप ये कह रहे हो कि एंटी लॉग 10 की पावर -6.8 ऐसे ऐसे ही सर, ऐसा ही कुछ। फिर 1/10 की पावर 6.8 लिख दिया। ठीक है, अब 10 की पावर सर 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 0.8 लिख दिया। 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 0.8। ठीक है, ये भी सही है। 10 की पावर 0.8 ये एंटी लॉग वाली टेबल है ना, उसमें से मिल जाएगी सर वैल्यू 0.8 ये रहा 7 आ गई वैल्यू। 7 की हाँ आ गई। अब 10 की पावर 6 का की पावर -6 आ जाएगा ना, वो 10 की पावर -6 आ गया। और इसकी वैल्यू 1/7। इसकी वैल्यू 1/7। ठीक है 1/7, 7 सर नीचे आ गया। अब सर आंसर निकालो, मतलब सेम ही आता है सर। आंसर सेम आएगा 1/7। 7 को इससे डिवाइड करेंगे 10 पावर 6 है तो बिल्कुल सेम आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 7, देखो 1 डिवाइड बाय 7 1 डिवाइडेड बाय 7 0.14 आ रहा है। 14 आ रहा है बेटा उतना इसका। तो नहीं, मतलब सर उतना तो नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाता है सर, मतलब इसी वजह से। ठीक है हाँ 1.4 आ जाएगा, वो 1.4 बन जाएगा, 10 पावर -7 बन जाएगी। ठीक है वो 1.58 आ रहा है बेटा, फर्क आ रहा है लेकिन एटलीस्ट सर हमने 7 मतलब 0.8 को 7 ले लिया था ना, वो 84 है ना, तो हमें थोड़ा कम लेना चाहिए था। और उसको 7 में हाँ थोड़ा फर्क आएगा मे बी। तो जो आपको आसान लगे, बट याद रखना जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डेप्थ में हम आंसर ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं। आप वाले में पता नहीं, अब हो सकता है कई बार आंसर सही भी आ जाए क्योंकि मैंने इसको अप्लाई नहीं किया है, और हो सकता है ना भी आए, तो उसमें थोड़ा फिर से यानी आप या फिर ये कर सकते हो 0.84 वाली वैल्यू निकाल लो, 7 की जगह 0.84 वाली वैल्यू निकालोगे फिर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर? वो क्वेश्चन भेज दिया मैंने आपको। क्वेश्चन भेज दिया। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेज देता हूँ और रिकॉर्डिंग में अब ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर एवरीवन।